दोस्तों, लोकतंत्र में, लोकशाही में कायदा और सुव्यवस्था हमें मजबूत रखनी पड़ेगी, चुस्त और दुरुस्त रखनी है। तो हमें ये अश्विनी उपाध्याय की बातें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। वो क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, वो क्या बात कर रहे, वो हमें गौर से सुनना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी ई श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, लोकतंत्र में, लोकशाही में कायदा और सुव्यवस्था हमें मजबूत रखनी पड़ेगी, चुस्त और दुरुस्त रखनी है। तो हमें ये अश्विनी उपाध्याय की बातें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। वो क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, वो क्या बात कर रहे, वो हमें गौर से सुनना जरूरी है। हमें अपने लोकतंत्र की, लोकशाही की ताकत बढ़ानी है, उसको चुस्त दुरुस्त करना है। तो ये बातें जरूरी है। जरा आप सुनिए, वो क्या कह रहे, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे, आप सुनिए। 1+1 2 होता है, लेकिन 1 और 1 11 होता है। हमारी उंगलियों में जितनी ताकत होती है ना, जब ये उंगलियां मुट्ठी बन जाती हैं तो ताकत 10 गुनी हो जाती है। ऐसे ही जो हम जातियों में बटे हुए हैं, 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, अगर हम सब हिंदू हो जाएं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हम सब लोग हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अभी भी हम भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर क्यों बटे हुए हैं, जाति के आधार पर क्यों बटे हुए हैं, अगड़ा पिछड़े में क्यों बटे हुए हैं, दलित सवर्ण में क्यों बटे हुए हैं? तो जानते हैं, इसका बटने का मूल कारण है भारत की गुलामी की व्यवस्थाएं। ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हमें बांट के रखी है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था हमें बांट के रखी है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बांट के रखी है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ने हमें बांट के रखा हुआ है, और गुलामी की चुनाव व्यवस्था ने हमें बांट के रखी है। ये जो जाति का जहर घोलता कौन है? जिसको सांसद बनना होता है, या विधायक बनना होता है, या पार्षद बनना होता है, या प्रधान बनना होता है। ये भाषा के आधार पर भाषा का जहर कौन घोलता है? जिसको चुनाव लड़ना होता है। ये क्षेत्र का जहर कौन घोलता है? जिसको चुनाव लड़ना होता है। और ये जहर इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया। हमारे भारत में समान शिक्षा होती थी। दशरथ जी और सुमंत अलग अलग वर्ण के थे, गरीब थे, अमीर थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। कृष्ण और सुदामा अलग अलग वर्ण के थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़े थे। भगवान श्री राम और निषाद राज अलग अलग वर्ण के थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे। आज गरीब का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मजदूर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, मालिक का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कप्तान का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, क्लर्क का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, हवलदार का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। तो जब तक समान शिक्षा नहीं होगी, जब तक भारत की दोबारा गुरुकुल शिक्षा लागू नहीं होगी, वैदिक शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता न आने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ये घटिया पुलिस व्यवस्था, घटिया न्यायिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार। गांव का एक दबंग जब एक गरीब के घर पे, गरीब की जमीन पे कब्जा करता है ना, तो अपने वो कब्जे को जायज ठहराने के लिए अपने कास्ट वालों को अपने साथ मिला लेता है, और जब फिर गरीब अपनी जमीन छुड़ाने के लिए अपने कास्ट वालों को अपने साथ मिला लेता है। जब दोनों में झगड़ा होता है तो गरीब तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अमीर थाने में 1,000, 2,000, 5,000 रुपए देके एफआईआर, झूठा एफआईआर करा देता है, और झूठा एफआईआर हो जाता है, क्योंकि झूठा एफआईआर करना अपराध नहीं है, झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। तो दबंग झूठी शिकायत कर देता है, और थाने वाले में हवलदार 10,000 रुपए लेकर झूठा एफआईआर कर देता है, और फिर शुरू होती है गवाही। चूंकि भारत में झूठी गवाही गंभीर अपराध नहीं है, तो जो दबंग है वो 10 गवाह भी खरीद लेता है। फिर मुकदमा शुरू होता है, जांच शुरू होती है। फर्जी झूठी जांच करना भी गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए पैसे के दम पे झूठी जांच भी करवा लेता है। लेखपाल से झूठी रिपोर्ट लगवा लेता है, तहसीलदार से झूठी रिपोर्ट लगवा लेता है, कानूनगो से झूठी रिपोर्ट लगवा लेता है। और वो दबंग, वो जो गरीब है, वो तड़पता रहता है। मुकदमा 30 साल 40 साल चलता है, तो 40 साल तक वो जो गांव है ना, वो 2 टुकड़े में बटा रहता है। आपस में खाना पीना बंद हो जाता है, आपस में रिश्ते सारे बंद हो जाते हैं, त्यौहार में एक दूसरे से लोग मिलना छोड़ देते हैं, बातचीत बंद हो जाती है। तो हम शहर में बैठे बैठे भले कुछ कहते रहें,
सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भ्रष्टाचार बंद होगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा। भ्रष्टाचार सामाजिक समरसता तब आएगी जब झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही करना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, और दूसरों की जमीन पे कब्जा करना भी गंभीर अपराध होगा। अभी क्या हो रहा है, 40-50 साल मुकदमा चलता है, फिर गरीब को अपनी जमीन मिल जाती है, लेकिन वो 40-50 साल उस जमीन को जो दबंग है वो तो उपयोग करता रहता है, कोई सजा नहीं हो जाती है। 40-50 साल के लड़ने के बाद बेचारा वो गरीब उसको अपनी जगह तो मिल जाती है, कई बार वो भी नहीं मिलती, क्योंकि वो गरीब मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो लड़ सकता है, या बहुत कोशिश करेगा हाई कोर्ट तक लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए लड़ना मुश्किल है, और दबंग उसको सुप्रीम कोर्ट तक लाता है। और दबंग के लिए लड़ना बहुत आसान है, बड़े बड़े वकील कर लेगा, महंगे महंगे वकील कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब के लिए तो वकील करने के लिए 1 बीघे जमीन पे पहले दबंग ने कब्जा किया हुआ था, बाकी मुकदमा लड़ने के लिए उसको 1 बीघे और अपनी बेचना पड़ता है। इसलिए सामाजिक समरसता तब तक नहीं आएगी जब तक भारत की न्यायिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, भारत की पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, और भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, और भारत में भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं आएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, बटोगे तो कटोगे, जो कुछ कहना कहता रहे, सामाजिक समरसता आ ही नहीं सकती। सामाजिक समरसता तब आएगी जब ये गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। ये वामपंथियों का झूठा इतिहास जब तक नहीं बदला जाएगा कि दलितों के ऊपर हजारों साल से शोषण होता रहा। अरे 2000 साल पहले भारत में जाति व्यवस्था थी ही नहीं। कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। क्रिश्चियनिटी से पहले कोई भारत दुनिया में कास्टिज्म था ही नहीं। कास्टिज्म की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के बाद हुई है। लेकिन वामपंथी हमको झूठा इतिहास बताते हैं, दलितों के ऊपर हजारों साल से शोषण हो रहा है और हम उसको मान के बैठे हुए। कहां से शोषण हो रहा है? अरे पहले भारत में 4 वर्ण होते थे और चारों वर्ण चेंजेबल होते थे। ब्राह्मण परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर वैश्य कहलाता था, वैश्य परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर दलित कहलाता था, दलित परिवार का बच्चा कर्म के आधार पर ब्राह्मण कहलाता था। उदाहरण के देख लीजिए आप, रानी सत्यवती कौन थी? भीम की पत्नी हिडंबा कौन थी? भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी वो किस उससे आई थी, किस वर्ण की थी? सारे अलग अलग इंटरवर्ण, सब आपस में शादी विवाह होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब में आपस में विवाह होता था। सब में एक दूसरे से साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, सब एक दूसरे के यहां आना जाना था। छुआछूत का नामो निशान नहीं था। छुआछूत की शुरुआत मुगलों के बाद शुरू हुई है। छुआछूत की शुरुआत अंग्रेजों ने और उसको मजबूत किया है। हमारे देश में थी नहीं। हमारे देश में तो आप उठा के देख लीजिए, हमारे जितने ऋषि महर्षि हैं उसमें आधे से ज्यादा तो ब्राह्मण है ही नहीं। आधे से ज्यादा, चाहे व्यास जी को उठा लीजिए, चाहे वाल्मीकि जी को उठा लीजिए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं जो ब्राह्मण परिवार में थे ही नहीं। और जो थे भी उसमें भी पता चला पिताजी ब्राह्मण थे, माताजी क्षत्रिय थी, पिताजी क्षत्रिय थे, माताजी वैश्य थी, पिताजी वैश्य थे, माताजी दलित थी। हमारे ऋषियों महर्षियों की बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी, जिसको हम महर्षि कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, अरे वो क्षत्रिय थे। वेद व्यास जी, भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए, उन्हीं के भाई वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए। ऐसे होता है, ये हमारे देश में सिस्टम था। सत्यवती केवट की लड़की, नाव चलाने वाले की लड़की, उस अखंड भारत पर उन्होंने राज किया था। अगर केवल क्षत्रिय राज करते थे तो रानी सत्यवती ने राज कैसे कर लिया? अगर क्षत्रिय केवल राजा बनते थे तो अंगराज कर्ण, उसकी जो पहचान उसकी तो सूत पुत्र की थी, दलित की थी, वो राजा कैसे बन गया? एकलव्य के पिताजी, एकलव्य तो दलित परिवार का था, उसके पिताजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे हो गए? मुख्य सेनापति कैसे बन गए जरासंध के? ये सब झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है और झूठे इतिहास का नतीजा है आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में आज भी जातियों के आधार पर लोग बटे हुए हैं। छुआछूत की भावना आज भी चल रही है। उस छुआछूत को मुगलों ने और प्रमोट किया, अंग्रेजों ने खूब जम के प्रमोट किया। दुर्भाग्य आप देखिए, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमने भारत में भी आज भी जारी रखा, हमारी सरकारों ने प्रमोट किया। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही गोत्र क्षत्रिय का होता है, वही गोत्र वैश्य का होता है, वही गोत्र दलित का होता है। लेकिन ये हमने अपनी किताबों में पढ़ाया नहीं। आज भी जितने शुभ कार्य होते हैं उसमें नाम और गोत्र पूछा जाता है, जाति पूछी नहीं जाती।
हमारे वेदों में जाति का कोई उल्लेख नहीं, हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ पुराणों में कहीं जाति का उल्लेख नहीं, केवल वर्ण का उल्लेख है। कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, बस 4 वर्णों का उल्लेख है। लेकिन झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार हमने दोस्तों, गोत्र व्यवस्था को वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर गोत्र एक बार आपका पाकिस्तान के स्वागत। लोगों हिंदुओं का मैं है, आपका दोस्त जो राजेश गोत्र वासंती बांग्लादेश के साबाजी हिंदुओं का है, किर्लोस्कर। वही गोत्र भारत के दोस्तों, हिंदुओं का है। लोकतंत्र में, लोकशाही जो में गोत्र कश्मीर के कायदा लोगों और हिंदुओं का है, सुव्यवस्था वही गोत्र केरल के हिंदुओं का है, हमें वही मजबूत असम के रखनी हिंदुओं पड़ेगी, का है, वही गुजरात के हिंदुओं का चुस्त और दुरुस्त रखनी है। जो है। गोत्र तो मलयाली हमें बोलने ये वालों का है, अश्विनी वही उपाध्याय तेलुगु की बोलने बातें वालों का सुननी है, वही पड़ेगी, हिंदी समझनी बोलने पड़ेगी, वालों का है, वही बंगाली उसके ऊपर बोलने गौर वालों का करना पड़ेगा। है। इसका मतलब अगर हमने वो गोत्र क्या कह व्यवस्था रहे, को प्रमोट वो किया क्या होता तो कहने जातिवाद की भी कोशिश खत्म कर होता, रहे, भाषावाद भी खत्म वो होता, क्या बात जातिवाद कर भी रहे, खत्म होता, वो हमें अलगाववाद भी खत्म होता, गौर से विभजन भी सुनना खत्म होता। जरूरी है। हमारे गांव में पता ही हमें नहीं है अपने लोकतंत्र की, कि ब्राह्मण, लोकशाही क्षत्रिय, की वैश्य और दलित का गोत्र एक कॉमन गोत्र होता है। पता ही नहीं ताकत लोगों को, बढ़ानी है, उसको नहीं चुस्त बताया दुरुस्त गया। करना है। ये तो ये बताना किसका काम बातें था? ये जरूरी है। बताना हमारे धर्मगुरुओं जरा का आप भी काम सुनिए था, हमारे वो क्या कह इंटेलेक्चुअल्स रहे, का भी काम था, वो और क्या ये कहने सरकार की का भी कोशिश काम कर था। रहे। सरकार अब को ये सुनिए। बताना चाहिए था कि गोत्र व्यवस्था हमारी प्राचीन कैसी रही। तो आज हम अगर बटे हुए हैं तो गुलामी के इतिहास के कारण, झूठे इतिहास के कारण। आज हम बटे हुए हैं तो गुलामी की जो शिक्षा व्यवस्था, मैकाले, मिशनरी और मदरसा एजुकेशन सिस्टम है, उसके कारण बटे हुए हैं। आज हम बटे हुए हैं तो इस घटिया गुलामी की पुलिस व्यवस्था के कारण। आज हम बटे हुए हैं तो घटिया गुलामी की न्यायिक व्यवस्था के कारण। हम बटे हुए हैं घटिया गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण। हम बटे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के कारण। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, गुलामी के नाम, गुलामी के निशान, गुलामी का इतिहास, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक हम भले ये कहते रहें कटोगे तो बटोगे, एक रहो साथ रहो, एक रहोगे तो बचोगे, ये सब नारा तो अच्छा है, बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे नहीं आएगा। मैंने फिर से कहा, जब मुकदमा एक गांव में शुरू हो गया, अगर वो 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाएगा तो 3 महीने के बाद वहां सामाजिक समरसता आ जाएगी। वो मुकदमा 30 साल चलेगा, दोनों पक्षों से 10-10, 20-20 गवाही होगी, तो वो वहां पे 30 साल तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी। सामाजिक समरसता लाना है तो भ्रष्टाचार को बंद करिए। थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जो तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, कचहरी में जो न्याय बिक रहा है, इसलिए सामाजिक समरसता टूट रही है। जब तक ये लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, हवलदार, थानेदार, पेशकार पैसा ले लेके, दबंगों से पैसा ले लेके गरीबों पर अत्याचार करते रहेंगे, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी, तब तक समाज एक नहीं होगा। एक बनाना है तो आपको भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और गुलामी की हर व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपने गौर से सुना होगा। दोस्तों, हम लोग काफ़ी सालों से जातियों में बटे हुए, जातियों में बटे हुए और हम लोग गुलाम बन चुके हैं। हमारी जो मानसिकता है गुलाम की हो चुकी है, गुलामी की हो चुकी है। अभी वहाँ से हमें बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि 1800 साल हम लोगों ने गुलामी झेली हुई है। अभी हमें हमारी सद्विवेक बुद्धि जागृत करके, सद्विवेक बुद्धि से हमें सोचना जरूरी है, और क्या सही है क्या गलत है उसका पड़ताल करना जरूरी है। आपने गौर से सुना होगा। अभी ज़्यादा कुछ मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। ये जो काम है, ये जो सोच है, ये जो सोचना है, इसके ऊपर जो गौर करना है, ये किसको करना जरूरी है? वो है लोकतंत्र के राजा को। लोकतंत्र का राजा कौन है? लोकशाही का राजा कौन है? वो है मतदार राजा। आप और मैं, हम सब मतदार राजा है। हम एक खुद समझो, मैं मतदार राजा हूँ तो मेरे अलावा मेरी प्रजा है, और जो ये शासन में है और ये जो प्रशासन में काम कर रहे हैं वो मेरी कौन है? सेवक है। तो मुझे सोचना है, ऐसे हर आदमी को, हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को सोचना है और गौर करना है, और इसके लिए अपना आवाज़ उठाना जरूरी है। आवाज़ हम लोग कैसे उठा सकते हैं? एक एक करके हम लोग एक साथ आ जाए, अब एक संध हो जाए, मुट्ठी बन जाए सब राजाओं की, यानी एक एक राजा और वो प्रजा एक साथ आ जाए और अपना आवाज़ उठाए, तो ये सेवक या दुनिया का कोई भी आदमी हो या इंसान हो, कोई भी हो, वो कुछ नहीं कर सकेगा। उनको सुनना पड़ेगा और उनको बदलाव लाना पड़ेगा। तो आपको बदलाव चाहिए, आपको उत्क्रांति चाहिए, आपको अपने देश का जो लोकतंत्र है
लोकशाही है उसको आपको मजबूत करना है, तो आपको ये करना जरूरी है। आपको एक साथ आना जरूरी है, ना कि आपको अपना बंटवारा करके जातियों में जमातियों में बंटवारा करके एक दूसरे को सर फोड़ना है, एक दूसरे के विरोध खड़ा होना है। तो अभी आप सोचिए आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ का चुनाव करना है। एक साथ रहना है और लोकशाही की लोकतंत्र की क्या करना है, हमें मजबूती करनी है या लोकतंत्र को हमें क्षति पहुंचानी है। ये आपके हाथ में है, ये अभी आपके हाथ में है। वास्तव और बोलो गायत्री श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।